नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा को पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोग लोटनिक घर्षण तक पढ़ चुके थे कि लोटनिक घर्षण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसके अलावा हम लोग थोड़ा बहुत कार्य के बारे में भी समझे थे। आज मैं यहाँ से ही चालू करता हूँ लोटनिक घर्षण। तो लोटनिक घर्षण क्या होता है? जब किसी वस्तु को जो है किसी सरफेस पर लुढ़काते हुए हम लोग चलाते हैं, तो सरफेस और वस्तु के बीच जो घर्षण बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण बोलते हैं। और लोटनिक घर्षण बल का मान जो है स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण, जो तीनों घर्षण बल हम लोग पीछे पढ़े थे, उन सबसे कम होता है। इसीलिए जो है हम लोग जितने भी गाड़ियाँ होती हैं उसमें हम लोग पहियों का यूज करते हैं, जिससे जो है पहियों और सड़क के बीच लोटनिक घर्षण बल लगता है और कार्य हमको कम करना पड़ता है। अपेक्षाकृत घर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य कम करना पड़ता है। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा पहला कार्य। तो वर्क इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कार्य को थोड़ा बहुत समझे थे, तो उस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को दोनों को ध्यान रखिएगा, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में कार्य होता क्या है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। कार्य वास्तव में क्या है? जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में क्या हो? विस्थापन हो, तब इसको हम लोग बोलते हैं कार्य हुआ है। अन्यथा देखिए, उसमें एक कार्य को समझने के लिए एक फैक्टर होता है कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा के ऊपर ही कार्य हमारा डिपेंड करता है। अभी कॉस थीटा क्या है अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिखे गए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इन स्थितियों पर पिंड गति कर रहा है, बताइए इसमें कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन स्थितियों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला स्थिति है, पृथ्वी पर रखी सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल लगता है, परंतु विस्थापन न होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मेरा व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है लेकिन इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। तो विस्थापन न होने के कारण जो है यहाँ पर कार्य हुआ नहीं माना जाएगा, भले इस पर बल लग रहा है। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में देखिए, बल भी लगेगा, विस्थापन भी होगा, लेकिन वहाँ पर विस्थापन की दिशा कुछ अलग होगी, बल की दिशा कुछ अलग होगी, जिसके कारण वहाँ पर कार्य हुआ नहीं माना जाएगा। देखिए, वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए पिंड में विस्थापन तो होता है, परंतु घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होने के कारण विस्थापन बल के लंबवत हो रहा है, अतः यहाँ पर भी अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। हम लोग जानते हैं जब कोई पिंड जो है वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर एक बल लगता है, जिसको हम लोग केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो है वृत्त के सरफेस से केंद्र की ओर लगता है, वृत्त के सरफेस से केंद्र की ओर लगता है, जबकि विस्थापन कहाँ होता है? वृत्त के सरफेस पर होता है। सरफेस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में वृत्त का वेग की दिशा होती है। तो वेग या विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो विस्थापन और अभिकेंद्र बल के बीच जो एंगल बनता है वो सदैव 90 डिग्री होता है। इसीलिए जो है बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा, जिसके कारण जो है यहाँ पर कार्य शून्य माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, देखिए तीसरा भी स्थिति मैं समझा दे रहा हूँ केवल, कि यदि कोई व्यक्ति, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि यदि कोई व्यक्ति है इस तरीके से, यदि कोई व्यक्ति है अपने सर पर कोई बोझा लेके जा रहा है, इस तरीके से लेके जा रहा है, तो यहाँ पर ये इस तरफ जा रहा है, देखिए इधर से इधर जा रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है? ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका वेक्टर डायग्राम हम लोग खींचेंगे तो ये देखिए विस्थापन इधर हो रहा है और कार्य देखिए ऊपर से नीचे लग रहा है। यहाँ पर एंगल कितना बना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। अब ये सब जीरो कैसे आ रहा है अभी हम लोग आगे समझेंगे कि डब्लू को हम लोग कैसे डब्लू को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। इसी के अनुसार जो है सब यहाँ पर कार्य जीरो आ रहा है। ये विशेष स्थितियाँ थी जो आपके जो है एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करता है एग्जामिनर,
देखिए किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य। अब कार्य को हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक जो है सरफेस है, इस पर कोई पिंड रखा हुआ है। इस पिंड पर जो है देखिए यहाँ पर एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसका मान क्या है, F है। यहाँ पर देखिए एंगल थीटा रहेगा, जिसको दिखाया नहीं गया, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, जिसके कारण बल के दो घटक हम लोग निकाल सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल घटक और एक वर्टिकल घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज दिशा में जिस दिशा में पिंड गतिमान है उस दिशा में बल का घटक क्या होगा, F कोस थीटा होगा, और ऊर्ध्व दिशा में F साइन थीटा। तो हमको विस्थापन की दिशा में जो वह बल का घटक लेना है, तो विस्थापन मान लेते हैं, पिंड यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पहुँच जाता है और कुल विस्थापित दूरी कितनी है, D है। ठीक, तो कार्य को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, यदि किसी वस्तु पर F न्यूटन का बल लगने से वस्तु D दूरी तक विस्थापित हो जाता है या हो जाती है, तो बल द्वारा विस्थापन की दिशा में किया गया कार्य बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक। देखिए बल इस डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन हम लोग बल के घटक को किस दिशा में निकाले हैं, विस्थापन की दिशा में। देखिए ये इधर विस्थापन हो रहा है, इस दिशा में हम लोग बल के घटक को निकालेंगे। तो यही बताया गया है कि किया गया कार्य बल का विस्थापन की दिशा में घटक तथा विस्थापित दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात W बराबर F डॉट D कोस थीटा। देखिए इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं, F डॉट D कोस थीटा कैसे आया। देखिए ये हमारा सरफेस रहा, इस पे ये कोई पिंड रखा हुआ है, mg नीचे की ओर काम कर रहा है, r ऊपर की ओर काम कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर इधर विस्थापित होकर पिंड यहाँ पहुँच जाता है, तो इसके सेंटर से इसकी दूरी d हो जाएगी, d दूरी तक विस्थापित हुआ है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F। तो इस दिशा में जो है बल, ये थीटा एंगल पर लग रहा है, तो इस दिशा में बल का घटक हो जाएगा F कोस थीटा और इस दिशा में हो जाएगा F साइन थीटा। तो विस्थापन हमारा D है। तो अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े कि किया गया कार्य किसके बराबर होता है, कि जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में बल के घटक। तो इस दिशा में बल का घटक क्या है, देखिए विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में बल का घटक है F कोस थीटा, F कोस थीटा, और विस्थापित दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर D का गुणनफल करेंगे, W बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा F इंटू D कोस थीटा। इस तरीके से हम लोग W को निकाल सकते हैं। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग वेक्टर के हिसाब से समझेंगे आगे, अभी वेक्टर के हिसाब से आगे हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों ही सदिश राशि होते हैं। अतः कार्य को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पिंड पर बल F द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल के कारण पिंड में हुए विस्थापन D का डॉट गुणनफल होता है, डॉट गुणनफल होता है। देखिए इसको हम लोग वेक्टर के हिसाब से अगर समझें, देखिए ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये बल है, ये हमारा विस्थापन है। इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करें, देखिए दोनों सदिश होते हैं, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। तो F W बराबर F डॉट D करेंगे तो क्या होता है, अभी हम लोग पहले दूसरे चैप्टर में पढ़े थे कि F डॉट D किस सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, दोनों सदिशों का परिमाण F, दोनों सदिशों का परिमाण हो गया, और इनके बीच जो एंगल होता है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग सदिश के अनुसार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पिंड पर किया गया कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणन के बराबर होता है। ये क्या, डॉट गुणन को हम लोग अदिश गुणन भी बोलते हैं। यहाँ पर यह लिखा गया है।
किसी पिंड पर बल F द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल के कारण पिंड में हुए विस्थापन D के डॉट गुणनफल के बराबर होता है या अदिश गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा नोट्स है, चूंकि दो सदिशों का अदिश गुण एक अदिश राशि होता है अतः कार्य भी एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि होता है। देखिए, अगर दो सदिशों का गुणा हो रहा है, दो सदिशों का डॉट गुणा हो रहा है, तो गुणनफल दो प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं सदिशों का, एक डॉट गुणन होता है, एक क्रॉस गुणन होता है। यदि डॉट गुणन हो रहा है दो सदिशों का, तो वहाँ पर उनका परिणामी जो आएगा एक अदिश राशि आएगा, इसलिए कार्य क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर एक नंबर का हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है बहुविकल्पी टाइप का, कि कार्य किस प्रकार का राशि है। तो कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो है कार्य का मात्रक निकालेंगे हम लोग। कार्य का मात्रक निकालने के लिए देखिए F डॉट D होता है, अतः कार्य का मात्रक बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक होगा। तो कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन गुणे विस्थापन का मात्रक मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। जो हम लोग पद्धतियाँ पढ़े थे, MKS पद्धति, SI पद्धति, उसमें MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। देखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग F डॉट डी कॉस थीटा के अनुसार जूल की परिभाषा निकालेंगे। जूल क्या है? कार्य का मात्रक है। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे निकालेंगे? यदि किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में विस्थापन 1 मीटर हो, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। देखिए, यदि यहाँ पर हम F का मान 1 रख दें, D का भी 1 रख दें मान, और cos थीटा का मान रख दें 1, तो हम लोग 1 जूल की परिभाषा हम लोग बना सकते हैं कि किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो पिंड में, तो किया गया कार्य क्या होता है? 1 जूल होता है। यही यहाँ पर लिखा हो गया, ये 1 जूल का परिभाषा हो गया। इसके बाद नोट्स फिर है, नोट में क्या लिखा गया? कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। दूसरी पद्धति एक होती है जिसको हम लोग CGS पद्धति बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? कार्य का मात्रक अर्ग होता है, और एक अर्ग को हम लोग कैसे लिखते हैं? डाइन गुणे सेंटीमीटर। जो CGS पद्धति होता है उसमें बल की मात्रक हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डाइन से। तो इसलिए डाइन हो गया F इंटू डी। डी क्या होता है? उसमें सेंटीमीटर में नापा जाता है। डी माने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो एक अर्ग बराबर हो गया डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है? 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। यानी जूल क्या है? एक बड़ी राशि है, अर्ग क्या है? एक छोटी राशि है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक अर्ग बराबर, यदि अर्ग के पद में लिखना हो तो एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर यहीं पे दूसरे तरीके से इसको लिखना है कि एक अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल, भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में सही है। अब विभिन्न स्थितियों में कार्य की कितनी मात्रा होगी, कार्य कितना होगा, इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? F डॉट डी कॉस थीटा होता है। अतः कार्य F के परिमाण, D के परिमाण और कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। W किस पे डिपेंड करता है? F के परिमाण, D के परिमाण और कॉस थीटा पर। यदि F और D स्थिर हों, F और D स्थिर हों, यानी F और D का मान कोई मान कांस्टेंट हो, तो कार्य पूर्णतः किस पे डिपेंड करेगा? ये कोस थीटा पर डिपेंड करता है। तो इसकी विभिन्न स्थितियों पर हम लोग कार्य को देखेंगे। जब थीटा का मान 0 हो, जब थीटा का मान 0 हो, यानी 0 का मतलब देखिए, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो। देखिए,
मैंने एंगल का मान 0 होने का क्या अर्थ है, ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा पिंड हो गया, और इसी पे फोर्स लग रहा है F, और इसी दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है। विस्थापित होकर पिंड यहाँ से यहाँ तक आ गया D। तो यानी इसी दिशा में बल लग रहा है, इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो देखिए कार्य जो होता है अधिकतम प्राप्त होता है। जब थीटा का मान 0 हो तो F बराबर F डॉट डी कॉस थीटा से, इसमें हम लोग रखेंगे वैल्यू को, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो F डॉट डी जो कि अधिकतम स्थिति है, क्योंकि कोस थीटा बराबर 0 पर कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, जो कि कोस थीटा का अधिकतम मान है। कोस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है, या तो इससे कम रहेगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता कोस थीटा का मान। आप लोग देखे होंगे कोस थीटा का मान हमेशा 0 डिग्री पर अधिकतम प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर जब बल और विस्थापन के बीच जो एंगल होगा 0 होगा, वहाँ पर हमको कार्य अधिकतम मिलता है। अब दूसरी स्थिति क्या है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। कॉस 90 का मान 0 होगा। देखिए अब जो है बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, बल इस डायरेक्शन में लगेगा तो, और विस्थापन इस डायरेक्शन में, जब बल इस डायरेक्शन में लगेगा विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं, तो वैसे भी बल ये जो है एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो एफ बराबर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा F डॉट डी कॉस थीटा से F डॉट डी कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो डब्ल्यू का मान हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब थीटा का मान हमारा 90 डिग्री होगा तो डब्ल्यू हमारा क्या मिलेगा, 0, किया गया कार्य 0। इसीलिए जो है वृत्तीय पथ पर गति करते पिंड पर जो कार्य होता है वहाँ पर 0 प्राप्त होता है, क्योंकि विस्थापन जो है, विस्थापन की दिशा लग रहे बल के 90 डिग्री पर होता है। तीसरी स्थिति क्या है, जब थीटा का मान क्या हो, 180 डिग्री हो, तो कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, जो कि निम्नतम मान है। कोस का निम्नतम मान -1 होता है, अतः डब्ल्यू बराबर क्या होगा, -f इंटू डी, -f इंटू डी। कार्य ऋणात्मक और न्यूनतम होगा। कार्य क्या होगा, देखिए माइनस आ रहा है, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा और न्यूनतम होगा, सबसे कम कार्य यही होगा। ये 3 स्थितियां थी कार्य की, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे। देखिए शॉर्ट में लिखेंगे कुछ इस तरीके का होगा। इन तीनों स्थितियों के देखने के बाद हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ पर, कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक रहेगा, 90 डिग्री से अधिक रहेगा, तो cos 90 प्लस थीटा का मान क्या होता है, माइनस कोस में आएगा। cos 90 प्लस थीटा का मान माइनस कोस आएगा, अतः कार्य ऋणात्मक होगा। कब, जब थीटा का मान 90 से अधिक होगा, तो कार्य हमेशा ऋणात्मक आएगा। और दूसरी स्थिति क्या है, जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जब 90 से थीटा का मान कम हो, तो cos थीटा का मान धनात्मक, अतः कार्य धनात्मक होगा। कार्य धनात्मक कब है, ये सब एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी में थीटा का मान जो है यदि 90 डिग्री से अधिक है तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो पहली स्थिति में क्या होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो कोस थीटा का मान माइनस में आएगा, अतः कार्य ऋणात्मक होगा। और दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति में क्या है, थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो कोस थीटा का मान धनात्मक होगा, अतः कार्य भी धनात्मक होगा। और तीसरी स्थिति क्या है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। W का मान अधिकतम और धनात्मक होगा किस स्थिति में, जब थीटा का मान हमारा 0 हो। और सबसे अंतिम स्थिति क्या है, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, अतः कार्य न्यूनतम, सबसे न्यूनतम होगा कब, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो और कार्य ऋणात्मक होगा। ऐसी स्थिति कब मिलती है हमको, जब 180 डिग्री हो। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी स्थिति तब मिलती है, देखिए हम लोग पीछे अभी घर्षण में पढ़े थे कुछ लेक्चर पहले ही, कि यदि ये एक सरफेस है, इस पे कोई पिंड रखा हुआ है m द्रव्यमान का, mg नीचे की ओर काम करता है, यदि हम लोग फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, फोर्स हम लोग
आगे की तरफ लगा रहे हैं तो विस्थापन भी इसी दिशा में होगा, तो विस्थापन मान लेते हैं इस दिशा में डी है। तो इस बल द्वारा, जो बल हम लोग इधर लगा रहे हैं, इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, एफ इंटू डी होगा, एफ इंटू डी होगा और पॉजिटिव होगा। लेकिन एक बल इधर लगता था जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते थे, जिसको हम लोग घर्षण बल बोलते थे, याद होगा। तो इस बल द्वारा जो है, इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, देखिए बल इसका इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, बल इसका इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, यानी दोनों एक ही क्रिया रेखा में है लेकिन विपरीत दिशा में है। तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, ऋणात्मक होगा। कैसे, W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा से, W बराबर एफ लग रहा है स्मॉल एफ के बराबर, डी इधर विस्थापित हो रहा है और कॉस 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है। यहाँ पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य देखिए अब माइनस में प्राप्त होगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस में होता है, एफ इंटू डी के बराबर प्राप्त होगा माइनस में। तो यह स्थिति है कार्य के ऋणात्मक होने का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।